हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सिल्वर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, हम क्वेश्चन करने वाले हैं सब्जेक्ट सर्वे के। यहाँ पे कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस उठाए गए हैं और उन क्वेश्चंस को लिया गया है जो पिछले एग्जाम्स में, एई जेई के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सर्वे के, जिनको आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। हम क्वेश्चन भी करेंगे और उनके साथ साथ जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं उस तरह के, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ज्यादा बातें ना करते हुए अपन सीधा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बोलता है द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा हुआ है। सर्वे अपनी स्टार्ट यहीं से होती है और हम जानते हैं सर्वे के दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल ये बोलता है कि वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ आप सर्वे करते हुए चलिए, बाउंड्री से सेंटर की तरफ सर्वे करते हुए चलिए। इससे क्या होता है कि जो एरर्स आती हैं वो अपने आप मिनिमाइज हो जाती हैं। दूसरा, अगर आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है तो उसको कम से कम दो मेजरमेंट की हेल्प से क्या किया जाएगा, लोकेट किया जाएगा। अब ये दो मेजरमेंट आपके लीनियर भी हो सकते हैं, दोनों मेजरमेंट आपके एंगुलर भी हो सकते हैं, या हो सकता है एक एंगुलर हो और एक लीनियर मेजरमेंट हो। तो ये दो आपके मेजर प्रिंसिपल हैं जो सर्वे में यूज लिए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्वे का एक रूलिंग मतलब इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन बोलता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यही सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। क्लियर? बी ऑप्शन वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल गलत, वर्क फ्रॉम लाइन टू एरिया गलत, वर्क फ्रॉम पॉइंट टू आर गलत। ठीक है, हालांकि आपको पहले ऑप्शन में ही सही मिल गया, लेकिन एक बार सहूलियत के लिए या अपनी कंफर्मेशन के लिए बाकी ऑप्शंस भी देख लिया करो। ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन वहां पे फिर एरर होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दो की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो बोलता है आपको सर्वेज विच आर कैरिड आउट टू प्रोवाइड अ नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप्स ऑफ लार्ज एरिया आर नोन एज। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं प्लेन सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछना जा रहा है कि भैया एक बड़ा एरिया है जिसके लिए एक्यूरेटली अपने को सर्वे करना है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कंट्रोल पॉइंट का एक ग्रिड बनाना है। कंट्रोल पॉइंट क्या होते हैं, जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में कई सारे पॉइंट्स के जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या कर देता है, बेंचमार्क के लेवल फिक्स कर देता है, या बता देता है कि भैया ये पर्टिकुलर पॉइंट का इतना बेंचमार्क है, जिससे कि आस पड़ोस के एरिया में कोई सर्वे अगर किया जाएगा तो उसकी हेल्प से सर्वे कर लिया जाएगा। उनको कंट्रोल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, तो उनका जो सर्वे है या उनका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि सारा सर्वे जो है उन्हीं के हिसाब से चलने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो अब काम है वो क्या है, पहला तो भाई पूरा इंडिया है तो एक तो बहुत बड़ा एरिया है, दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बहुत एक्यूरेटली सर्वे करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा सर्वे अपन यूज करेंगे? तो देखो, सर्वे का अगर बेसिक क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो तरह के सर्वे अपन क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है आपके पास प्लेन सर्वे, और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है जियोडेटिक सर्वे। आप सभी जानते हैं, अगर आपके पास एरिया जो है वो स्मॉल है, छोटा एरिया है, तो उसमें अपन प्लेन सर्वे यूज करते हैं। प्लेन सर्वे में क्या होता है कि जो अर्थ की कर्वेचर होती है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर एरिया आपका बड़ा हो, लार्ज हो, लगभग 18.2 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ अगर कंसीडर की जा रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाएगा कि अर्थ का जो कर्वेचर है उसका रोल भी कंसीडर किया जाएगा, और उस तरह का जो सर्वे होता है उसको क्या बोला जाता है, जियोडेटिक सर्वे बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला आपसे लार्ज एरिया है, एक्यूरेटली मेजर करना है, तो भैया कौन सा यूज करेंगे अपन, जियोडेटिक सर्वे यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, अब क्वेश्चन आपसे दूसरा भी पूछ सकता था कि अगर छोटा एरिया है, स्मॉल एरिया है, रफ सर्वे करना है या रिकनसेंस करना है, तो कौन सा आप सर्वे यूज करोगे? तो आंसर हो जाता प्लेन सर्वे। ठीक है, यहाँ इसने बोल दिया लार्ज एरिया है, एक्यूरेटली बनाना है, एक्यूरेटली मेजर करना है, तो आंसर आएगा आपका जियोडेटिक सर्वे।
टोपोग्राफिकल सर्वे जो टोपोग्राफिकल फीचर्स को बताते हैं, जियोग्राफिकल सर्वे जो जियोग्राफिकल फीचर्स को बताते हैं। क्लियर है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है जर्नल लेआउट ऑफ न्यू कॉलोनी। कोई एक कॉलोनी बन रही है, उसका एक जर्नल लेआउट बताना है कि भैया उसमें रोड कहाँ पे है, मार्केट कहाँ पे है, हॉस्पिटल कहाँ पे है। इस तरीके से आप देखा होगा मैप होते हैं, ठीक है, उन मैप में एक पर्टिकुलर सिटी या एक पर्टिकुलर कस्बा या पर्टिकुलर कॉलोनी को बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है इंडिकेट करके कि भाई ये रोड इसको पास कर रहा है, इस रोड के पड़ोस में ये हॉस्पिटल है। बात समझ रहे हो ना? उस तरह का अपने को एक मैप प्रिपेयर करना है। तो इनमें से कौन सा प्लान हम यूज करने वाले हैं? ठीक है, तो देखिए 3 तरह के प्लान होते हैं आपके पास। पहला होता है इंडेक्स प्लान, दूसरा होता है आपके पास जिसको बोलते हैं की प्लान, और थर्ड होता है आपके पास जिसको बोला जाता है साइट प्लान। ठीक है, इंडेक्स प्लान जो होता है वो बड़े एरिया के लिए किया जाता है, जैसे कि एक सिटी हो गई, एक कस्बा हो गया, एक बड़ी कॉलोनी हो गई, जो क्या बताता है उस पर्टिकुलर कॉलोनी का एक जर्नल लेआउट बताता है। जर्नल लेआउट से आप तात्पर्य ये समझ लीजिए कि उस कॉलोनी में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है उनके बारे में बताएगा कि भैया रोड कहाँ है, मार्केट कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, इस चीजों के बारे में बता देगा। क्लियर? तो ये जो आपके पास इंडेक्स प्लान है ये जर्नल लेआउट के लिए यूज किया जाता है। की प्लान जो होता है वो छोटे एरिया के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब इंडेक्स से छोटे एरिया के लिए यूज किया जाएगा। और की प्लान जो होता है वो आपका नोटिसेबल बाउंड्रीज को दिखाता है, मतलब कई जो आपके प्लॉट्स होंगे या जो बिल्डिंग्स होंगे उनकी बाउंड्रीज तक आपको दिख सकती है, सामान्य भाषा में आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तीसरा होता है आपके पास साइट प्लान। साइट प्लान क्या होता है? कंपैरेटिवली एक पर्टिकुलर साइट के लिए, एक पर्टिकुलर प्लॉट के लिए, एक पर्टिकुलर लैंड के लिए बताया जाता है। ठीक है, साइट समझते होगे आप, ठीक है, जिसमें उस पर्टिकुलर साइट की सारी डिटेल्स बताई जाती हैं। क्लियर है ना ये बात? इनके लिए मैप भी फिक्स किया हुआ है, सॉरी इनके लिए स्केल भी फिक्स किया हुआ है। ये होता है 1:1000 अगर आपके पास एरिया जो है वो 500 मीटर के आसपास या इससे बड़ा है सॉरी अगर इससे कम है। अगर आपके पास एरिया जो है वो 500 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो आप स्केल यूज करोगे यहाँ पे 1:5000 का। क्लियर ना? सॉरी 500 नहीं है। तो ये बात हो गई आपके 3 तरह के प्लान के बारे में, इंडेक्स प्लान, की प्लान एंड साइट प्लान। आपसे जर्नल लेआउट के बारे में पूछा गया था तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडेक्स प्लान आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज इक्वल टू 3 एकड़। अभी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जिसमें आपके लीनियर मेजरमेंट जो होते हैं और आपके जो एरिया के मेजरमेंट होते हैं अलग अलग यूनिट्स में वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, एक यूनिट होती है एरिया को मेजर करने की, एकड़। अब ये जो एकड़ होता है, अगर मैं 1 एकड़ की बात करूं तो 1 एकड़ में होते हैं आपके पास 4047 मीटर स्क्वायर। एक्चुअल में ये 4046 पॉइंट कुछ 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 होता है, लेकिन अपन इसको सामान्य रूप से 4047 मीटर स्क्वायर ही लिखता है। दूसरी बात, हमें ये क्या पूछा है इसने, यूनिट इसकी पूरी नहीं है, 2.1 हेक्टेयर 3130 फीट है ये। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एरर है क्वेश्चन में, ये बी ऑप्शन में स्क्वायर फीट है, और थर्ड पूछा है माइल में, चौथा पूछा है यार्ड में। चलिए, तो भैया 1 एकड़ में आपके 4047 मीटर स्क्वायर हो गए। मीटर को अगर मैं फिट में चेंज करना चाहूं तो 1 मीटर में होते हैं आपके पास 3.28 फीट। तो अगर मैं 1 एकड़ को फीट स्क्वायर में चेंज करना चाहूं तो भैया मैं कह सकता हूं 1 एकड़ इक्वल टू, आप कह सकते हो कि भैया 4047 मीटर स्क्वायर होते हैं। इसको अगर मैं फीट में चेंज करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, 4047 इंटू 3.28 का स्क्वायर, ये किस में आ गया आपका, स्क्वायर फीट में आ गया। ठीक है, क्लियर। आपसे पूछा गया है 3 एकड़ में, 3 एकड़ में पूछा गया है, 3 एकड़ में पूछा गया है, तो भैया ये तो 1 एकड़ की बात हो गई। अगर मैं 3 एकड़ की बात करूं तो इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3 इंटू 4047 इंटू 3.28 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 फीट स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो करके देख लेते हैं, तो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये हो गया आपका 4047 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.28 ये आपका आया समथिंग 130,617 पॉइंट कुछ कुछ फीट स्क्वायर। अब आप ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन आपका है 130,680 स्क्वायर फीट, तो ये ऑप्शन आपका सबसे नजदीक है।
ठीक है, ये ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा नजदीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको तो पता था कि ये आंसर है, इसलिए आपने सीधा फीट में चेंज किया, लेकिन अगर मैं हेक्टेयर में चेंज करता, मुझे क्या पता कि हेक्टेयर में सही होगा या माइल्स में सही होगा या यार्ड में सही होगा, कौन सा सही होगा, आई डोंट नो। तो देखो, ये आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। अगर आप एकड़ को देखो तो एकड़ जो है वो हेक्टेयर के मुकाबले छोटी यूनिट है, क्योंकि एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, एक हेक्टेयर में होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हो? तो एकड़ जो है वो हेक्टेयर के मुकाबले काफी छोटी यूनिट है, तो वहां पे 3 एकड़ का मतलब 2.1 हेक्टेयर तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, काफी कम आएगा। ठीक है, अगर आप इस 3 एकड़ को हेक्टेयर में चेंज करना चाहो तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 4047 डिवाइडेड बाय 10,000, जो काफी कम वैल्यू देगा, इसलिए ये वाला आंसर सही नहीं है। दूसरा, स्क्वायर माइल फीट में अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो, अच्छा ये फीट यहाँ की जगह यहाँ पे लग गया, ठीक है, स्क्वायर माइल में आप अगर इसको चेंज करना चाहो तो आपको पता होगा 1 माइल इक्वल टू कितना होता है, 1 माइल इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है आपके पास 1.609 किलोमीटर। तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है कंपेयर टू एकड़ के। ठीक है, अगर आप यार्ड देखो तो 1 यार्ड भी याद रख लेना, 1 यार्ड का मतलब होता है 3 फीट, तो ये भी यहाँ पे सुटेबल नहीं रहेगा क्योंकि ये वैल्यू कम दी हुई है। ठीक है ना भैया, क्लियर? तो इस तरीके से आप खुद सोचो थोड़ा सा कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नहीं दिमाग लग रहा तो सारी यूनिट में कन्वर्ट करके देख लो, जो ऑप्शन मैच कर जाए वो उसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत करवाते हैं आपसे, जिसमें कन्वर्जन होता है यूनिट्स का, वो आपसे थोड़ी मेहनत करवाते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे अगर माइल की चर्चा हो गई तो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जो कि पूछी गई है और निकट भविष्य में पूछी जा सकती है आपसे। एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं नॉटिकल माइल। एक यूनिट होती है जिसको बोला जाता है नॉटिकल माइल। तो 1 नॉटिकल माइल क्या होती है, जैसे ये आपकी अर्थ है, इस अर्थ की क्या होगी, कुछ सरकमफेरेंस होगी, इस अर्थ की कुछ सरकमफेरेंस होगी, ठीक है, और अर्थ के सेंटर पे एंगल कितना होगा, 360 का एंगल होगा। तो 1 नॉटिकल माइल क्या होती है, 1 नॉटिकल माइल होती है आपकी अर्थ की 1 सेकंड के रेस्पेक्ट में कितनी सरकमफेरेंस है, वो क्या होगी इसकी, 1 नॉटिकल माइल की वैल्यू के बराबर होगी। जैसे भैया मान लीजिए सरकमफेरेंस है आपके पास 2 इंटू पाई इंटू 6400 किलोमीटर। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि रेडियस को मैंने 6400 ले लिया। तो ये आपकी जो सरकमफेरेंस है वो किसके रिगार्डिंग है, 360 डिग्री के। ठीक है, तो 1 सेकंड के रिगार्डिंग सरकमफेरेंस कितनी होगी, उसको क्या बोला जाता है, 1 नॉटिकल माइल बोला जाता है। और नॉटिकल माइल जो यूज होता है वो सामान्यतया जो आपके जहाज वगैरह की स्पीड होती है वहां पे इसको यूज करते हैं। और 1 नॉटिकल माइल होता कितना है, ये होता है 1.852 किलोमीटर। ये दोनों ही जो आपके पास डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये पूछा जाता है आपसे, दूसरा आपसे लैंग्वेज में पूछा जाता है कि सरकमफेरेंस जो कि 1 सेकंड के रेस्पेक्ट में है वो किसके बराबर होती है, तो वो 1 नॉटिकल माइल के बराबर होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया था तो याद आ गया, इसलिए आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द एंगल मेजर्ड इन अ ट्राइंगल आर 20, 25 एंड 135। तो 3 एंगल है इसके, एक 20 है, एक 25 डिग्री है और एक 135 डिग्री है। तो इस तरह का जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा ट्राइंगल होगा, नॉर्मल ट्राइंगल, ठीक है, नॉर्मल, आइडियल ट्राइंगल, ऐसा कुछ होता नहीं, अलग अलग केसेस में होता है, इल कंडीशन और वेल कंडीशन, ये दोनों ऑप्शन लग रहे हैं कि इनमें से कोई सा होगा। तो आपने एक ट्राइंगल सुना होगा जिसको बोला जाता है वेल कंडीशन ट्राइंगल। वेल कंडीशन ट्राइंगल की एक कंडीशन होती है कि इसका जो एंगल होंगे वो 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होने चाहिए। बात समझ रहे हो? वेल कंडीशन ट्राइंगल जो है उसका कोई भी एंगल इस रेंज में होना चाहिए, कहां से, 30 से 120 डिग्री के बीच में। अगर है तो इसको बोला जाएगा वेल कंडीशन ट्राइंगल, अगर नहीं है तो इसको बोला जाएगा इल कंडीशन ट्राइंगल। अभी जो आपके पास एंगल दे रखे हैं वो कितने हैं, 20, 25 और 135, तीनों ही इस रेंज से बाहर हैं, देख सकते हो आप।
रेंज कितनी है 30 to 120, और यहाँ पे तीनों ही जो एंगल हैं वो वेल कंडीशन की जो रेंज है उससे बाहर है। इसका मतलब ये जो आपका पास ट्राइंगल है वो किस तरह का है, इल कंडीशनड ट्राइंगल है। क्लियर है ये बात? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है? पहली बात तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन अ चेन सर्वेइंग वर्क ऑफ अ ट्रेवर्स, कोई ट्रेवर्स है जिसका चेन सर्वे किया जा रहा है। इट इज नेसेसरी टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सैग ऑफ द टेप। द करेक्शन इज, चलिए भैया, तो आप मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है। आपने यहाँ पे क्या लगाया, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस को मेजर करना है टेप की हेल्प से। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में टेप को खींचोगे तो ये जो टेप है ये हल्की सी अपनी वेट की वजह से क्या कर जाएगी, डाउनवर्ड चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक है, क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं। अब वास्तविकता में तो क्या था, वास्तविकता में तो ये था कि इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस ये थी, बिल्कुल जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस थी। लेकिन टेप आपकी किस तरह से लगी हुई है, इस तरीके से लगी हुई है, क्योंकि वो अपने सेल्फ वेट की वजह से थोड़ा सा डाउनवर्ड झुक गई। क्लियर? तो ये जो करेक्शन है यही क्या कहलाता है आपका, स्लोप, और सॉरी सैग करेक्शन कहलाता है। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि ये एक्चुअल डिस्टेंस तो इसकी ये होनी चाहिए थी, या मैं कह सकता हूं कि इसकी ट्रू डिस्टेंस तो ये होनी चाहिए थी, और मेजर्ड कौन सी आई, ये वाली आई। क्लियर है ना? तो यहां पे जो आपका करेक्शन निकाला जाएगा वो क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? इसका थोड़ा सा एक डेरिवेशन है, मैं इसका आंसर सीधा लिख देता हूं। तो आपका जो सैग करेक्शन होता है वो होता कितना है, ये होता है आपके पास W² L³ डिवाइडेड बाय 24 P स्क्वायर। यहां पे L जो है ये क्या है, इसकी लेंथ है। W जो है ये क्या है, इसका वेट पर यूनिट लेंथ है। और P क्या है, P वो पुल है जिसकी मदद से इस टेप को खींचा जा रहा है। भाई आप खींचोगे तो सही टेप को, कुछ पुल तो लगाओगे, वो P ये पुल है। ठीक है भैया? होता कैसा है ये होता है आपका नेगेटिव। क्योंकि देखो आप कुछ समझदार हो, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आपने जो मेजर की कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है। एक्चुअल कौन सी डिस्टेंस है इसकी, ये रेड वाली डिस्टेंस है। तो आप देख पा रहे होगे कि जो मेजर्ड डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, इस तरीके से जा रही है ना। तो एक्चुअल निकालने के लिए आपको मेजर्ड में से कुछ घटाना पड़ेगा, तभी जाके एक्चुअल आएगी या ट्रू वैल्यू आएगी। इसलिए ये आपका जो करेक्शन होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, या आप कह सकते हो सब्सट्रैक्टिव होता है। ठीक है, यही पूछा गया है यहाँ पे कि अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सैग फॉर द टेप, द करेक्शन इज, कैसा होगा भैया, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, ऑलवेज नेगेटिव। सही बात है। ठीक है, हमेशा नेगेटिव होगा ये, क्योंकि हमेशा टेप नीचे ही झुकेगी, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। क्लियर? ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20। चलिए भैया, तो आपके पास एक कोई स्लोप है इस तरीके से। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं। और इसका स्लोप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 1/20 दे रखा है इस तरीके से, 1 वर्टिकल इन 20 हॉरिजॉन्टल। यहां पे पूछा क्या हुआ है आपसे, स्लोप करेक्शन पूछा हुआ है। चलिए भैया थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। कि आपके पास एक पॉइंट ए था, ये आपके पास एक पॉइंट बी है जो कि एक पर्टिकुलर स्लोप पे है। ठीक है, पहाड़ी के आप ये मान लीजिए कि रूट पे आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो। तो आप जब टेप लगाओगे तो टेप आपकी कुछ इस तरीके से लगेगी। ठीक है, इस तरीके से टेप लगाओगे आप, जायज बात है। इस डिस्टेंस को मान लेता हूं, ये डिस्टेंस है आपके पास L। लेकिन अगर मैं इन दो पॉइंट्स को देखूं तो इनके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है, ये वाली है, इसको मैं बोल देता हूं D। ठीक है भैया, और ये जो हाइट है रेफरेंस से बी पॉइंट की, इसको मैं बोल देता हूं H। तो आपने मेजर कौन सी करी, L डिस्टेंस करी, एक्चुअल कौन सी है, ट्रू कौन सी है, D है। तो L से D में ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ यहां पे करेक्शन लगाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्लोप करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप करेक्शन होता क्या है, ये होता है आपका H²/2L। कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ये कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, क्योंकि आपने एक्चुअल में ज्यादा डिस्टेंस मेजर करी है
वास्तविकता में जो इनकी सच में डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली कम है, तो आपको जो मेजर्ड है उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां पे h कितना है आपका, हमें नहीं पता, h कितना है नहीं पता मुझे, लेकिन आपको एक दूसरा तरीका दे रखा है जिससे कि h की वैल्यू पता की जा सकती है। आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है जो कितना है 1/20 है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं हॉरिजेंटल में 20 चलूंगा तो वर्टिकल में कितना चल लूंगा, 1 चल लूंगा। हमारे पास टेप की लेंथ कितनी है 30 है, तो अगर मैं हॉरिजेंटल में 30 चलूंगा तो वर्टिकल में कितना चल लूंगा। आसान सी चीज है भाई। इस ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं हॉरिजेंटल में 20 मीटर चलता हूं तो वो वर्टिकल में कितना हो जाएगा, 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। हमारे पास टेप की लेंथ 30 है, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं हॉरिजेंटल में 30 मीटर चलता हूं तो वर्टिकल में कितना चल लूंगा। अरे कितना आसान है, कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 30, बोले तो 1.5 मीटर। ये क्या आ गई आपके पास, h की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर। अब आपका स्लोप करेक्शन का जो फॉर्मूला है ये रहा। h की वैल्यू आपको पता है, l की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना होगा, h कितना है आपके पास 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30, 1.5 का स्क्वायर है तो मैं इसको 1.5 इंटू 1.5 लिख देता हूं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एक बार कर लेते हैं। ये है आपके पास 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 60, ये आएगा आपके पास 0.0375 मीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है भैया, ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा, ऑप्शन आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है भैया, बेसिक सी चीज थी, बस एक चीज उसने कर दी कि एच की वैल्यू ना दे के आपसे इस तरीके से पूछ ली। आसान है, ग्रेडियंट का मतलब हम बचपन से जानते हैं, सिविल के अभ्यर्थी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अ टेप ऑफ लेंथ L एंड वेट W किलोग्राम पर मीटर, ये पर मीटर है, इज सस्पेंडेड एट इट्स एंड विद अ पुल ऑफ P किलोग्राम, द सेक करेक्शन इज। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में या शायद इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सेक करेक्शन कितना होता है, W²L³/24 P² होता है। तो इसका भैया सेक करेक्शन कितना होगा आपके पास, ये होगा W²L³ डिवाइड बाय 24 P²। ठीक है, P पुल हो गया, W हो गया इसका वेट किलोग्राम पर मीटर में, मतलब पर यूनिट लेंथ पे। ठीक है, और L हो गई इसकी लेंथ। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, W²L³/24 P²। जायज बात है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कई बार ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को हल्की सी घुमा देता है जिससे ऑप्शन बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, यहां पे जो आपके पास W था वो क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको वो बोल देता है कि भैया टोटल वेट जो है चैन का या सॉरी टेप का वो कैपिटल W है। अब स्लोप करेक्शन बताइए, तो अब ऑप्शन बदलेंगे, आंसर बदलेगा। कैसे बदलेगा भैया, पहले तो आपके पास वेट जो था वो पर यूनिट लेंथ था। मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, L मीटर में मान लेता हूं। ठीक है, और इसका टोटल वेट जो है वो मैं मान लेता हूं कैपिटल W है। तो अगर यहां से मैं टोटल वेट निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल वेट कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w मल्टीप्लाइड बाय L, ये इसका टोटल वेट हो गया। अब अगर इसी फॉर्मूला को मैं टोटल वेट की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा CS इक्वल टू, देखो W²L² को मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल W² लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा कैपिटल W² इंटू L डिवाइडेड बाय 24 P²। फर्क क्या है, यहां पे जो W है ये वेट पर मीटर लेंथ है या वेट पर यूनिट लेंथ है, और यहां पे जो आपके पास कैपिटल W है ये इसका क्या है, टोटल वेट है। कई बार क्या होता है कि हमें याद होता है, पता होता है, लेकिन जल्दीबाजी में ढंग से क्वेश्चन को ना पढ़ के और आंसर टिका देते हैं सीधा। ठीक है भैया, तो इस तरह की चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका क्या कह रहा है, द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर अलोंग अ ग्रेडियंट ऑफ 1/20। ये तो रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, ये रहा, ये क्वेश्चन तो अपन ने कर ही लिया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर आया था 3.75 सेंटीमीटर। रिपीटेड क्वेश्चन है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग। तो आपसे पूछा गया है कि ये बहुत सारे आपके पास केस हैं, इनमें से कौन सा केस नेगेटिव एरर बताता है, या कौन से केस में एरर जो है आपकी वो नेगेटिव आएगी। देखो अभी हमने पढ़ा था कि जो सेग करेक्शन होता है उसमें जो करेक्शन होता है आपका वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चेन नॉट बीइंग स्ट्रेट, इसमें भी करेक्शन आपका क्या होगा कि नेगेटिव होगा। ठीक है, चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग, तो लाइन आपकी स्ट्रेट ये थी, ये कहीं बाहर से चली गई, तो इसमें भी आपकी जो मेजर डिस्टेंस होगी वो ट्रू से ज्यादा होगी, तो इसमें भी करेक्शन आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आप ये जानते हो कि एरर जो होती है वो करेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। इसका मतलब अगर करेक्शन नेगेटिव है तो एरर कैसी है, पॉजिटिव है। करेक्शन आपका पॉजिटिव है तो एरर कैसी है, नेगेटिव है। इनके साइन चेंज होते हैं बस। ठीक है, तो भैया सेग में करेक्शन आपका नेगेटिव था तो एरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। रॉन्ग रेंजिंग में करेक्शन आपका नेगेटिव था तो एरर क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। स्ट्रेट नहीं है उस केस में भी आपके पास क्या होगी, एरर आपकी पॉजिटिव होगी। तो आपका एक केस बचा राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर राइज कर गया तो राइज अगर टेम्परेचर करेगा तो टेप की लेंथ बढ़ जाएगी और वो क्या करेगी, आपके पास कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस मेजर करेगी। तो उस केस में एरर जो है आपके पास वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और करेक्शन कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। ठीक है भैया, वापस एक बार देख लो कंफ्यूजन हो तो। अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ा, सिंपल भाषा में देख लीजिए, मैं फॉर्मूले से बता देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा तो टेप की जो लेंथ होगी वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। अगर टेप की लेंथ बढ़ जाएगी तो वो कम डिस्टेंस मेजर कर पाएगी। ठीक है, कम डिस्टेंस मेजर कर पाएगी तो एरर कैसी आपकी, पॉजिटिव, और करेक्शन कैसा आपका, नेगेटिव। ठीक है भैया, क्लियर। सॉरी गलत बता दिया, टेम्परेचर आपका बढ़ा तो एरर आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भैया, अगर टेम्परेचर आपका डाउन होता तो टेप की लेंथ कम होती, ज्यादा डिस्टेंस मेजर करती, उस केस में एरर आपकी पॉजिटिव होती, करेक्शन आपका नेगेटिव होता। ठीक है भैया, ये कंफ्यूजन वाली बात होती है, लेकिन कंफ्यूजन में होना नहीं है, कंफ्यूजन में होना नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है। एक बार अगर इसको आप तसल्ली से देख लोगे कि क्या रामलीला है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे इसमें। ठीक है ना, चलते हैं आगे। द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन इज, तो जब भी आप चेन यूज करते हो तो उसमें हल्की सी टॉलरेंस रखी जाती है। कितनी कितनी रखी जाती है, अगर 5 मीटर की चेन है तो उसमें प्लस माइनस 2 mm, अगर आपके पास 20 मीटर चेन है तो उसमें होती है प्लस माइनस 5 mm, आपके पास अगर 30 मीटर चेन है तो उसमें होती है प्लस माइनस 8 mm। ये आपके पास परमिसिबल टॉलरेंस है तीनों चेन। ठीक है, आपसे पूछा गया है 20 मीटर चेन का, तो ये होगा आपके पास प्लस माइनस 5 mm। सिंपल बात। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इनवार टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ, किस अलॉय से बनी होती है इनवार टेप। अलॉय का मतलब जो दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल के मिक्सचर से बना हुआ वो अलॉय है। ठीक है, तो इनवार टेप जो होती है वो बनी होती है आपकी निकल प्लस स्टील से। ठीक है भैया, निकल कितना होता है आपका यहाँ पे 36% होता है, स्टील कितना होता है आपका यहाँ पे 64% होता है। इस पर्टिकुलर अलॉय से आपकी इनवार टेप बनाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेटली डिस्टेंस को मेजर करती है। क्यों, क्योंकि इसका जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती। टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती तो इसमें एरर और आने के चांसेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं, इसलिए मेजरमेंट एक्यूरेटली करती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन जो होती है वो कौन सी टेप से मेजर की जाती है, तो वो इनवार टेप से ही मेजर करते हैं अपन, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक है, बेस लाइन होती क्या है, मान लीजिए ये आपका एक पूरा एरिया है जिसका आपको सर्वे करना है, तो एक लाइन जो इस टोटल एरिया को लगभग दो पार्ट में डिवाइड कर दे उसको बेस लाइन बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है क्योंकि इसी के बेस पे फिर बाकी का सर्वे होता है, इसलिए इसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इनवार टेप यूज करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भैया,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ 30 मीटर चेन वॉज यूज टू मेजर अ लाइन ए बी। ये एक 30 मीटर की चेन थी या टेप थी, जो भी है, उसको एक लाइन ए बी को मेजर करने के लिए यूज किया गया, एंड इट वॉज फाउंड 205 मीटर। इफ द चेन वॉज फाउंड टू बी 2 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, देन द एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज। चलिए भैया, तो एक आपके पास 30 मीटर की चेन थी जिससे ए बी के बीच की डिस्टेंस मेजर की गई, और वो कितनी आई आपके पास, 205 मीटर आ गई। लेकिन बाद में पता चला कि जो 30 मीटर की चेन थी वो थोड़ी सी लेंथ में बड़ी हुई थी। कितनी बड़ी हुई थी, 2 सेंटीमीटर बड़ी हुई थी। तो अब जो एक्चुअल डिस्टेंस आपके पास मेजर हुई है वो हुई कितनी है। ठीक है, देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपका जो बेसिक फॉर्मूले वाला फंडा चलता है उसको आप ले लो। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। एक तरीका है, सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखो, यहां पे आपकी जो चेन है, ठीक है, चेन जो है आपकी, इसकी करेक्ट लेंथ कितनी है। देखो, अब दो चीज यहाँ पे देखो, इनकी भी अलग अलग चलते हैं। यहाँ पे टर्म भी अलग अलग यूज की जाती है। कभी करेक्ट इनकरेक्ट ले लेते हैं, कभी ट्रू ले लेते हैं, कभी एक्चुअल ले लेते हैं। सारी बात एक जैसी है, आपको समझ में आना चाहिए बस। मैं यहाँ पे दो टर्म यूज कर रहा हूं, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट। ठीक है, तो चेन जो है इसकी करेक्ट लेंथ कितनी है भैया, 30 मीटर करेक्ट लेंथ होनी चाहिए इसकी, हमें पता है। लेकिन हमें पता लगा कि चेन 2 सेंटीमीटर बड़ी हुई है, तो इसका मतलब इसकी जो इनकरेक्ट लेंथ है वो कितनी है, ये है आपके पास 30 मीटर प्लस में 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गई आपके पास 30.2, 30.02 आएगा ना, 30.02 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी इनकरेक्ट लेंथ हो गई, इनकरेक्ट लेंथ हो गई। ठीक है भैया, डिस्टेंस जो ए बी थी, देखो, चेन आपकी वास्तव में तो 30 की होनी चाहिए थी, लेकिन फील्ड में मिली कितनी, 30.02 मीटर की मिली। ठीक है, तो जब इस 30.02 मीटर से मैंने लाइन ए बी को मेजर किया, वो कितना आया, 205 आया। तो ये भी गलती है। ठीक है, तो मैं इनकरेक्ट डिस्टेंस जो है ए बी की, वो कितनी कह सकता हूं, ये हो सकती है आपके पास 205 मीटर। ठीक है, और करेक्ट डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, वो मुझे पता करना है। बात समझ में आ रही है। ये 205 मीटर जो मेजर की गई है, ये 30.02 मीटर की चेन से मेजर की गई है। तो चेन ही गलत थी तो डिस्टेंस भी गलत ही आएगी। ठीक है, तो अगर 30 मीटर की चेन होती तो ये डिस्टेंस कितनी मेजर करता, ये पूछा गया है अपने से। इसका सिंपल सा फंडा है। अब क्या है, फॉर्मूले आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सा फंडा है, करेक्ट इनटू करेक्ट इक्वल टू इनकरेक्ट इनटू इनकरेक्ट। ये लो, ठीक है, करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। करेक्ट क्या, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए बी इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन मल्टीप्लाइड बाय इनकरेक्ट लेंथ ऑफ दीज पॉइंट्स ए बी। ठीक है, करेक्ट लेंथ ऑफ चेन कितनी है, 30 मीटर है। करेक्ट डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, मुझे नहीं पता, मैं इसको ए बी लिख देता हूं। ठीक है, इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ कितनी है चेन की, ये है आपके पास 30.02 मल्टीप्लाइड बाय इनकरेक्ट डिस्टेंस कितनी है जो यहाँ पे मेजर की गई है, ये है आपके पास 205। बस अब यहां से ए बी को निकाल लो। ए बी कितना आएगा आपके पास, 30.02 मल्टीप्लाइड बाय 205 डिवाइड बाय 30। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आंसर यहाँ पे दे देगा, कितना देगा करके देख लेते हैं। ये आएगा आपके पास 30.02 मल्टीप्लाइड बाय 205 डिवाइड बाय 30। ये आएगा आपके पास 205.137 मीटर। क्या आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सिंपल फंडा है। बाकी आपके पास खूब सारे, आप देखोगे तो आपके पास फॉर्मूला टाइप बना के दे रखा है। सारा खेल यही है। ठीक है, उसको अलग अलग फॉर्मूले टाइप बना के दे देते हैं। यहाँ पे अगर लेंथ की जगह क्या होता, एरिया होता, तो टेप की जो चेन है उसको अपन क्या कर लेते, स्क्वायर में कर देते। अगर ये वॉल्यूम होता तो टेप की जो लेंथ है उसको अपन क्यूब में कर देते। ठीक है, यही आपका स्केल अगर दिया हो, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर निकाल के यही प्रोग्राम जो है अपन वहां कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको करेक्ट बताना है कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है आपका, स्टील टेप इज सॉफ्ट एंड डिफॉर्म इजीली। भैया स्टील टेप है वो सॉफ्ट कैसे होगी? नहीं होती, अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, हार्ड होती है। तो ये ऑप्शन आपका ठीक ठाक गलत है। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। मेटेलिक टेप इज मेड बाय वीविंग लीलन लीनन विद ब्रास वायर। ठीक है ये बात। भाई जो आपकी मेटेलिक टेप होती है वो मेटल से बनी हुई नहीं होती, नाम उसका मेटेलिक टेप है, लेकिन होता क्या है, वहां पे एक लीलन का वायर होता है, सॉरी एक लीलन का कपड़ा होता है, और दोनों जो सिरे होते हैं टेप के वहां पे क्या लगाया जाता है, इस तरीके से ब्रास का वायर लगाया जाता है, और बीच में ये जो होता है ये आपका क्या होता है, लीनन का कपड़ा होता है। ये क्या होती है, आपकी मेटेलिक टेप कहलाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट भी। स्टील टेप कैन बी यूज इन ग्राउंड विद वीड्स एंड वेजिटेशन। एक कोई ग्राउंड है जिसमें पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो वहां स्टील टेप को यूज कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। उन पेड़ पौधों की वजह से उसमें क्या आ जाएंगे, डिफॉर्मेशन आ जाएंगे। गलत आपके पास रेंजिंग हो जाएगी, आपकी डिस्टेंस गलत मेजर हो जाएगी। तो ये भी आपके पास जो ऑप्शन है वो गलत है। इनवर्ट इज अ अलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। सही बात है, लेकिन इनका जो रेशो दे रखा है वो गलत है। स्टील आपके पास 64 होता है और निकल कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, अ सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द प्लान ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। तो एक कोई प्लान है जिसका स्केल आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, इस प्लान में 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना था, और रिजल्ट कितना आया आपके पास, 468 मीटर आया। ठीक है भैया। However, he discovered that he used a scale of 1:20 centimeter. Find the true distance between these 2 points. तो भैया उसको लगा तो क्या था कि उसने 1:40 का स्केल यूज किया है, लेकिन वास्तव में कितना किया था, 1:20 का स्केल यूज किया था। ठीक है, अब यही जो अपना फंडा था ना, इसी से इसको सॉल्व कर देंगे। अब आप ये मत सोचो कि इसमें स्केल आ गया, आरएफ आ गया, तो पता नहीं क्या हो गया। सिंपल फंडा है, करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट, बस। चलिए चलिए भैया, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि अपना लिखने में आसानी हो कई चीजों को। चलिए देखो क्या था, दो चीजें होती हैं। एक होती है ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड पे डिस्टेंस होती है, और एक होती है आपके मैप की डिस्टेंस। ठीक है ना, मैप पे 2 पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर किया, उसको स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राउंड के एक्चुअल डिस्टेंस को बता देगी। ठीक है, यही बात होती है। तो यहां पे क्या था, जो सर्वेयर था, चलिए जो सर्वेयर था उसको लगा कि उसने स्केल कितना यूज किया है, उसने किया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर का स्केल यूज किया है। ठीक है भैया, क्लियर। और जो डिस्टेंस उसने निकाली वो कितने निकाली भैया, वो निकाली उसने 468 मीटर। ठीक है भैया, लेकिन वास्तव में उसने जो स्केल यूज किया वो कितना था, वो था आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। ये स्केल उसने वास्तव में यूज किया था। देखो यहां दिखा हुआ है कि इसका स्केल कितना था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर स्केल था उस पर्टिकुलर प्लान का, लेकिन उसने गलती से 1 = 20 मीटर यूज कर लिया। तो सही स्केल कौन सा था, सही स्केल था ये वाला। ये आपके पास कौन सा है, करेक्ट स्केल है। उसने यूज करा, गलती से यूज करा तो गलत स्केल यूज करा, तो ये स्केल कौन सा है आपका, इनकरेक्ट स्केल है। ठीक है, और जब वो इनकरेक्ट स्केल यूज करेगा तो जो डिस्टेंस उसने मेजर करी है वो भी क्या आएगी, इनकरेक्ट ही आएगी। तो ये क्या है आपके पास, इनकरेक्ट डिस्टेंस है। अपने को क्या निकालनी है, करेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, कर दो। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करोगे, स्केल को इस तरीके से तो ले नहीं सकते, स्केल को आपको किस में लेना पड़ेगा, आरएफ में लेना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में लेना पड़ेगा। अरे क्या भला है। तो यहां पे इस स्केल का अगर मैं आरएफ निकालना चाहूं,
इस स्केल का अगर मैं आरएफ निकालना चाहूं तो क्या होगा इसका आरएफ? ये होगा आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर में कितने 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4000। ठीक है। इसी तरीके से इस स्केल का अगर मैं आरएफ निकालना चाहूं तो ये कितना होगा? 1:2000। अब अपने पास सारी चीज है। अपने पास इनकरेक्ट स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, आपके पास करेक्ट स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, आपके पास इनकरेक्ट डिस्टेंस है, आपको करेक्ट डिस्टेंस चाहिए। फंडा क्या है अपना? सिंपल फंडा है, करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। कर दो भैया। करेक्ट स्केल कितना तुम्हारा? ये रहा। कितना है? 1/4000। करेक्ट डिस्टेंस कितनी है आपकी? नहीं पता, इसको मैं बोल देता हूं L। ठीक है। इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्केल कितना है आपका? ये रहा। कितना है भैया? 1/2000। और इनकरेक्ट डिस्टेंस जो उसने इससे मेजर करी थी वो कितनी है? 468 मीटर। ठीक है भैया। आपको क्या चाहिए? L की वैल्यू चाहिए, तो निकाल दो। L इक्वल टू 1/2000 मल्टीप्लाइड बाय 468 डिवाइड बाय 1/4000। ये जब यहाँ पे कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 468 इंटू 2, तो इसका आंसर कुछ आएगा आपके पास 936। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 936 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है भैया, आसान चीज है। एक तरीके से इन सब क्वेश्चंस को एक तरीके से ट्रीट करना चालू कर दो, आप गलती नहीं करोगे। ठीक है। आप अलग अलग देखोगे कि भैया आरएफ आ गया तो ये फॉर्मूला लगेगा, एरिया आ गया तो ये लगेगा, वॉल्यूम आ गया तो ये लगेगा, टेप की डिस्टेंस आ गई तो ये लगेगी, फिर वहां पे गलती होने के चांस रहेंगे। सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है, सबको एक ही तरीके से ट्रीट करो, आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा और सही आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन was found to be 250 मीटर। ठीक है भैया। कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इफ द चेन वॉज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। आसान क्वेश्चन, उसी तरीके से ट्रीट कर दो, कर देते हैं। ठीक है। मैं दो यहां पे ब्लॉक बना लेता हूं, एक तो इनकरेक्ट डेटा के और एक करेक्ट के। ठीक है भैया। करेक्ट डिस्टेंस कितनी है चेन की? या चेन की करेक्ट लेंथ कितनी है? 20 मीटर है। लेकिन उसने पाया कि जो चेन थी आपकी वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, तो उसकी इनकरेक्ट लेंथ कितनी हो गई? ये हो गई आपके पास 20 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, बोले तो 20.1 मीटर। ठीक है भैया। तो यहां पे बोला गया था लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। तो जो उसने चेन ली वो 10 सेंटीमीटर लंबी थी, उसने जो 250 मीटर कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए चेन यूज की ना भाई, आप मार्केट से एक चेन उठा के लाए, आप मार्केट गए, दुकान पे गए, बोले कि एक 20 मीटर की चेन दे दो, तो उसने एक 20 मीटर की चेन आपको निकाल के दे दी। तो अब उसको आप देखोगे थोड़ी कि ये 20 मीटर है, आप तो यही मानोगे ना कि वो 20 मीटर की है। अब चाहे वो 19.95 की हो, चाहे वो 20.1 की हो, आपको क्या लगेगा कि ये तो 20 मीटर की है, और आप उसकी हेल्प से मेजर कर दोगे। ठीक है। बाद में पता लगेगा, आप लैब वेब में लेके जाओगे तो ना यार ये तो चेन जो थी वो उस टाइम पे 20 की ना होके 20.1 की थी। ठीक है ना। क्लियर है। तो जो आप डिस्टेंस मेजर करे उस टाइम पे वो भी गलती निकली है, जायज बात है। तो इनकरेक्ट डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की भैया? ये 250 मीटर है। इनकरेक्ट डिस्टेंस कितनी है इसकी? 250 मीटर है। और आपको करेक्ट डिस्टेंस, या जिसको अपन ट्रू डिस्टेंस बोलते हैं, वो आपको निकालनी है। मैं इसको बोल देता हूं ये L है। ठीक है। तो ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, सोल्व कर दीजिए। करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। ठीक है। करेक्ट लेंथ ऑफ चेन कितनी? 20 मीटर। करेक्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन कितनी? नहीं पता, L मान लेते हैं। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन कितनी? 20.1। ठीक है। इनकरेक्ट लेंथ कितनी चेन की भैया? डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 250।
आपको चाहिए क्या, एल चाहिए, तो ये हो जाएगा 20.1 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइड बाय 20। कर दो इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा भैया, 20.1 डिवाइड बाय 20 क्या आएगा, 251.25। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस करे हैं वो मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, आपको आंसर निकालना ही पड़ेगा। कई बच्चों में क्या गलतफहमी होती है कि नहीं सर हमारे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एग्जाम में, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। अरे भैया गलतफहमी है आपकी। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, उसने ये नहीं बोला। तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो आएंगे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल उस केस में बनेंगे आपके पास, और बनेंगे ही, का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम कैसे करें इसको भैया, कैलकुलेटर नहीं है तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को देखो। यहां पे आपके पास 20.1 डिवाइड बाय 20 इंटू 250 हो रहा है, तो आपको दिख नहीं रहा कि शकल से कि इसका जो आंसर आएगा वो 250 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 1-2 मीटर ज्यादा आएगा। अब ऑप्शन देखना जरा, 382 बहुत ही ज्यादा है, नहीं होगा। ये 12.42 बहुत ही ज्यादा कम है, नहीं होगा। 251.25 हो सकता है, 98 पॉइंट से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आंसर आपका क्या आएगा, 250 से हल्का सा ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन आपका सी, शकल देख के ही पता लग गया। बात समझ रहे हो ना, बिना कैलकुलेट करे ही पता लग गया। क्लियर है। और अगर नहीं भी होता तो आप इसको सॉल्व भी करते भैया, उसका कोई इलाज नहीं था। 20 से इसको डिवाइड करते, ये 12.5 आता, 12.5 को 20.1 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो बिना कैलकुलेटर के भी। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। कई बच्चे जब मैं क्लास लेता हूं तो पता लगता है उनका भ्रम ही यही होता है, वो सोच के ही ये चलते हैं कि नहीं भैया हमारे तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, न्यूमेरिकल तो आएंगे ही नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएंगे जिनको बिना कैलकुलेटर के या देख के सॉल्व किया जा सकता है। ये तुम्हारी गलती है, और 90% बच्चे यही करके बैठते हैं। वो देखते ही नहीं कि न्यूमेरिकल आ सकता है तो कैसे सॉल्व होगा, और जब आ गया तो उनका पहला जो दिमाग काम करता है कि छोड़ दो साले, वो छोड़ दोगे तो छोड़ दोगे, नहीं आएंगे तुम्हारे नंबर। लेकिन कोई एक आदमी जो उस तरह के क्वेश्चन करके आया वो उस क्वेश्चन को कर जाएगा, तुमसे 2-4 नंबर ज्यादा ले जाएगा, फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम घर बैठे रहोगे। ठीक है, घर बैठ के गरियाओगे एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी को कि भैया इन्होंने न्यूमेरिकल दिए, जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं था तो न्यूमेरिकल क्यों देने थे, फलाना फलाना दिखाना दिखाना। लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता बाद में। ठीक है, तो कैलकुलेटर अलाउड है तो आएंगे ही, तब तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो भी न्यूमेरिकल छोटे मोटे तो आएंगे। कैलकुलेशन उनकी इजी रहेगी, आपको इस तरीके से डेटा दिया जाएगा कि कैलकुलेशन उनकी इजी रहने वाली है, लेकिन न्यूमेरिकल तो आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए मैं यहाँ पे 4-5 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूं। चलिए भैया, बहुत ज्यादा बात हो गई उस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, ऑन अ डायगोनल स्केल इट इज पॉसिबल टू रीड अप टू। देखो आपने सुने होंगे दो तरह के स्केल, एक होता है प्लेन स्केल, एक होता है आपका डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल जो होता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स को, या आप कह सकते हो यूनिट्स को मेजर कर सकता है, दो कॉन्जिक्यूटिव। जैसे कि मीटर और सेंटीमीटर में आंसर दे सकता है, सेंटीमीटर एमएम में आंसर दे सकता है। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप अगर बात करो किसकी, डायगोनल स्केल की, तो डायगोनल स्केल जो है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स में आंसर बता सकता है। ठीक है, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर और एमएम, इन तीनों में आंसर बता देगा। जैसे मान लीजिए कोई एक डिस्टेंस है, ठीक है, इसको मेजर करा तो इसकी वैल्यू ये 3 यूनिट में बता देगा कि भैया ये 2 मीटर 4 सेंटीमीटर और 2 एमएम की लेंथ है। बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन इसी लेंथ को आप किससे मेजर करते, प्लेन से करते, तो आंसर क्या आता, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से आंसर आता। बात समझ रहे हो। तो डायगोनल स्केल जो होते हैं वो 3 यूनिट तक आपको आंसर दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। वही बात हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, वर्नियर के बारे में है। कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं यहाँ से। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इफ एज इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल, तो मैन स्केल का जो वन डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी है, लिख लेते हैं इनको, चलो बाद में आपको आसान रहेगा। मैन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एस दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। V इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर, तो वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है। ठीक है। N इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर, वर्नियर में जो आपके पास डिविजन्स हैं, या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो कितने हैं, N है। तो बताइए कि भैया लीस्ट काउंट जो होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पे दिया नहीं हुआ आपको किस तरह का वर्नियर है, तो अपन सिंपलेस्ट केस लेते हैं, डायरेक्ट वर्नियर कंसीडर करेंगे इसको। ठीक है। अगर आपको बोल देता कि भैया ये डायगोनल है, रिवर्सिबल है, कैसा है, तो अपन उस केस के हिसाब से सोचते। नहीं दिया हुआ तो अपन डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट वर्नियर आप जानते हो, डायरेक्ट वर्नियर के जो कैलिब्रेशंस होते हैं वो मैन स्केल की डायरेक्शन में ही होते हैं। और इसमें क्या होता है डायरेक्ट वर्नियर में, कि जो वर्नियर होता है उसमें मैन स्केल के मुकाबले एक डिवीजन कम होता है। ठीक है भैया। तो अगर वर्नियर में मैन स्केल के मुकाबले एक डिवीजन कम है, तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, n इंटू वी इक्वल टू n माइनस वन इंटू एस। ठीक है। अगर यहाँ पे एक डिवीजन कम है तो n माइनस वन कर दिया, कोई प्रॉब्लम इस चीज से। ठीक है। ये आपके किसके बारे में हो गए, वर्नियर के बारे में, और ये किसके बारे में हो गए, मैन स्केल के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा n इंटू वी इक्वल टू एस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू एस माइनस एस, इसको घुमा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा s इक्वल टू n इंटू एस माइनस एन इंटू वी। थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू एस माइनस वी। ठीक है। आपसे पूछा गया क्या है, लीस्ट काउंट बताइए। लीस्ट काउंट होता क्या है, लीस्ट काउंट होता है आपके पास s माइनस वी। इसका मतलब जो मैन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है और जो वर्नियर का स्मॉलेस्ट डिवीजन है उनका डिफरेंस, यही क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। तो मैन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन दिया हुआ है s, वर्नियर का v, इन दोनों का डिफरेंस s माइनस वी, ये क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। तो s माइनस वी अगर आप यहां से निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा, इधर क्या चल रहा है आपके पास, s चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, n चल रहा है, तो s बाय n ये क्या हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है भैया। आपसे पूछा गया था, ऑप्शन आपको दिए गए थे, ऑप्शन में आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, s बाय n, ये इसका सही आंसर है। क्लियर है। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कई बार, यहाँ पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी वर्नियर के केस में बना के आपको दे दिया जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आएंगे अपन देख लेंगे। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द परमिसिबल एरर फॉर द प्रिसाइज लेवलिंग विद डिस्टेंस d इन किलोमीटर इज गिवन बाय। तो देखो जो लेवलिंग होती है अलग अलग तरह से अपन उसको डिफाइन करते हैं, कि एक प्रिसाइज लेवलिंग हो गई, उसमें भी अपन तीन ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज, सेकंड ऑर्डर प्रिसाइज, थर्ड ऑर्डर प्रिसाइज। ठीक है। एक्यूरेट लेवलिंग एक तरीके से बता दी जाती है, एक होती है आपकी जो जनरल रफ लेवलिंग होती है, ठीक है, एक आपकी ऑर्डिनरी लेवलिंग होती है। इन अलग अलग केसेस में परमिसिबल एरर जो है वो अलग अलग बताई गई है। सबसे पहले अगर मैं रफ लेवलिंग की बात करूं या रिकंसेंस की बात करूं, तो इसमें जो परमिसिबल एरर होगी वो होगी आपके पास 100 अंडर रूट ऑफ डी। ठीक है। इसको मैं ई से लिख देता हूं परमिसिबल एरर को। क्लियर। एरर है तो प्लस माइनस दोनों होंगे। क्लियर। अब यहां पे यूनिट का बड़ा लंबा रोल है। पहली बात तो ई क्या है, यहां पे ये है परमिसिबल एरर, डी क्या है आपके पास, ये है लेंथ, और ये किस में ली जाएगी, आपकी किलोमीटर में ली जाएगी। ठीक है। अगर यहां पे 100 है तो जो आपकी एरर आएगी वो mm में आएगी। ठीक है। अब कई जगह इस फॉर्मूले को या इस एरर को इस तरीके से भी लिखा जाता है, E इक्वल टू 0.1, या इसको 1 ही लिख देते हैं, सॉरी, इस फॉर्मूले को कैसे लिख देते हैं, 1 अंडर रूट ऑफ डी। अब यहां पे डी आपकी किलोमीटर में ही है, ई आपकी अब इस केस में किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। बात समझ रहे हो। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 0.1 अंडर रूट ऑफ डी। ठीक है। डी आपकी अभी भी किलोमीटर में ही है, लेकिन ई जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। बात समझ रहे हो ना, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। सेम बात है यहाँ पे, देखो एक कोई फॉर्मूला याद रख लो, ये मेरा मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा 10 से गुणा कर दो 1 हो जाएगा, mm में बदलूंगा 1000 से गुणा कर दो 100 हो जाएगा।
ठीक है, तो किसी भी तरीके से पूछे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो हो गई रफ के बारे में बात। अपने से कौन सी पूछी हुई है? अपने से पूछी हुई है प्रिसाइज। प्रिसाइज लेवलिंग में जो परमिसिबल एरर होती है E इक्वल टू वो होती है आपके पास +/6√D। ठीक है, E आपकी किस में है? mm में है, और D किस में है आपकी? किलोमीटर में है। अगर ये मीटर में मुझे चाहिए तो ये हो जाएगा +/0.006√D। ठीक है, आपसे पूछा किस में गया है? मीटर में पूछा गया है, तो मीटर में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.006√D। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो रफ में इतनी होती है, प्रिसाइज में इतनी होती है, ऑर्डिनरी जो लेवलिंग होती है उसमें होती है ये 25√D। अगेन यहाँ पे एरर आपकी किस में है? mm में है। ठीक है, एक्यूरेट में अगर पूछा जाए तो एक्यूरेट में ये होती है आपके पास 12√D। क्लियर है भैया? ये आपको ऑर्डिनरी में कई जगह 25 लिखा मिल जाएगा, कई जगह 24 लिखा मिल जाएगा, दोनों को ही अपन सही मानते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में दोनों देते हैं आपको, तो 25 आए तो 25 सही है, 24 आए तो 24 सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द परमिसिबल क्लोजिंग एरर इन अ ट्रैवर्स ऑफ टोटल लेंथ ऑफ 2500 मीटर, एंड व्हाट इज द परमिसिबल क्लोजिंग एरर इन लेवलिंग इन अ बेंचमार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 1600 मीटर। लेवलिंग है, एरर पूछी गई है, नहीं बताया गया किस तरह की है, तो अपन कौन सी ले लेते हैं? रफ ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आपकी जो एरर होती है वो हमें पता है कितनी होती है? 100√D। ठीक है, डी किस में होता है? यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना, ये होता है किलोमीटर में, और एरर जो हमारे पास है ये किस में है? आपकी mm में है। ठीक है, पहला आपसे पूछा गया टोटल लेंथ कितनी है? 2500 मीटर है। ठीक है, तो आपकी टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी हो गई? 2500 मीटर हो गई। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर में तो ये हो जाएगी 2.5 किलोमीटर। अगर 2.5 किलोमीटर के लिए मुझे एरर चाहिए तो रख दो इसको फॉर्मूले में, ये हो जाएगी आपके पास +/100√2.5 किलोमीटर। ठीक है, कितना आएगा? सॉल्व करना जरा, नहीं कर लेता हूं, एक सेकेंड। ये आएगी आपके पास √2.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आएगा आपके पास 158 mm, और मीटर में करना है तो 0.15 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी लेंथ कितनी है आपकी? 1600 मीटर है। इसके लिए अगर एरर निकालनी हो तो एरर क्या हो जाएगी आपके पास? 100 मल्टीप्लाइड बाय √D। D कितना है आपके पास? 1600 मीटर है, किस में रखना पड़ेगा? किलोमीटर में रखना पड़ेगा, तो 1.6 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 100 √1.6। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आने वाला है √1.6 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या आएगा आपके पास? 126.49 mm, और मीटर में इसको लिखना चाहूं तो 0.12 मीटर। क्लियर? ये इसके आंसर हो गए। कितना? 0.15 और 0.12। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए आप लोग। 1.0 गलत, 0.015, 0.0120 ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए जरा, 0.15 एंड 0.12 मीटर, ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल था, बस एक चीज याद रखनी थी कि भैया इनको किलोमीटर में चेंज करना है, और जो आपकी यूनिट आ रही है एरर की वो कौन सी है। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए जरा, A 20-meter chain is used for a survey was found to be 20.10 मीटर। तो मैं एक करेक्ट डेटा और इनकरेक्ट डेटा का टेबल बना लेता हूं। ठीक है, आपके पास चेन की करेक्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए? ट्रू लेंथ कितनी होनी चाहिए? 20 मीटर, लेकिन वास्तव में उसकी लेंथ कितनी थी? 20.10 मीटर। ठीक है भैया, एंड अच्छा यहां पे एक विशेष बात दी हुई है, ये देखिए जरा, एक 20 मीटर की चेन थी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 मीटर चेन यूज फॉर अ सर्वे वाज फाउंड टू बी 20.10 एट द बिगिनिंग एंड 20.30 एट द एंड ऑफ वर्क। तो यहाँ पे एक जो चेन थी, शुरुआत में जब उसको जांचा गया तो उसकी लेंथ निकली 20.10, और बाद में जो आपके पास एंड था सर्वे के टाइम का, उसमें उसकी लेंथ निकली 20.30।
तो अब इस क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला होता कि भैया 1000 मीटर हमने मेजर किया, 500 मीटर में उसकी लेंथ 20.10 थी और बचे 500 मीटर में 20.30 थी, तो हम उनको टुकड़ों में सोल्व करते। लेकिन अब आपको ये नहीं बताया गया है कि कितनी लेंथ में तो 20.10 था और कितनी लेंथ में 20.30 था। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ जो ली जाए वो कितनी ली जाए, तो भैया अगर ऐसा है आपको नहीं बताया गया है कितनी कितनी डिस्टेंस पे ये वैल्यूज थी, तो हम क्या कर देंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। तो यहाँ पे जो आपके पास इनकरेक्ट लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 20.10 प्लस में 20.30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20.2 मीटर। ठीक है भैया, द एरिया ऑफ प्लांट ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर equal to 8 meter was measured with the help of planimeter and it was found to be 32.56 square centimeter. Find the true area. चलिए भैया, तो यहां पे जो आपके पास मेजर्ड एरिया था दिया हुआ है, आपके पास मेजर्ड एरिया कितना है आपका, ये है आपका 32.56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे जो स्केल है आपका वो कितना है आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 मीटर। तो ये जो 32.56 सेंटीमीटर है ये किस पे है, ये मैप पे एरिया है। अगर मुझे इस एरिया को कहां पे लेना हुआ, ग्राउंड पे लेना हुआ, तो भैया इस स्केल को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ग्राउंड पे एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 32.56 मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, कितनी आती है देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 32.56 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 8, ये आ गया आपके पास 2083.84 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, आपसे पूछा गया क्या है कि ट्रू एरिया बताइए, बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखो जरा, इधर कर देता हूं मैं इसको थोड़ा सा। अब सिंपल फंडा अपनाते हैं। आपके पास इनकरेक्ट लेंथ कितनी थी चेन की, 20.2 मीटर, और करेक्ट लेंथ कितनी थी चेन की, 20 मीटर। आपने ये जो एरिया मेजर किया गया है, ऑब्वियस सी बात है गलत लेंथ को आपने यूज किया है, तो एरिया जो आएगा आपके पास वो भी इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, करेक्ट एरिया कितना है, ट्रू एरिया कितना है, वो हमें मालूमात करनी है। ठीक है, कर देते हैं सिंपल आपका फंडा उसी तरीके से, करेक्ट इंटू करेक्ट इक्वल टू इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। तो करेक्ट लेंथ ऑफ चेन कितनी, 20, एरिया है तो स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एरिया या ट्रू एरिया कितना है नहीं पता, तो मैं इसको ए सी ले देता हूं, इक्वल टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन कितनी 20.2, एरिया है तो स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाइड बाय जो आपका मेजर्ड एरिया है या इनकरेक्ट एरिया है वो कितना है 2083.84। ठीक है भैया, यहां से आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ये आप लोग कर लेना। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इस सेशन में इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू।